नमस्कार साथियों, एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम हिंदी व्याकरण में पिछला जो टॉपिक पढ़ा था, शायद आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा पिछले वीडियो में। अब हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, आपको समझाने जा रहे हैं हम समास। समास किसे कहते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है और समास के कितने प्रकार होते हैं, कैसे हम इसको पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा समास है, कैसे उसका हम विग्रह कर सकते हैं, दिए गए विग्रह को हम किस प्रकार से समस्त पद बना सकते हैं, इन सब को हम अध्ययन करेंगे, हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं हम समास। समास किसे कहते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हम इस शब्द का ही अर्थ समझते हैं। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है सम और दूसरा है आस। सम प्लस आस। सम्यक, सम मतलब सम्यक भली भांति, आस मतलब बैठाना, भली भांति बैठाना मतलब पास पास में भली प्रकार से बैठाना। इससे इसका शाब्दिक अर्थ जो निकलता है, शाब्दिक अर्थ निकलता है वो है छोटा रूप, छोटा रूप या कहें संक्षेप करना, संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण। छोटा रूप या संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण। आप देखते हैं कि लंबे से एक वाक्य आ जाता है जिसमें कई शब्द होते हैं, वो शब्द एक शब्द बना देते हैं। वो एक शब्द उस पूरे शब्दों का अर्थ प्रकट कर देता है, अभिव्यक्त कर देता है। तो वो एक शब्द कैसे बनता है, वो इसी समास के कारण से बनता है। जैसे वह विद्यालय जाता है, इस बात को हम विद्यालय शब्द इसमें इस वाक्य में आता है। तो विद्यालय जो है ये भी समस्त पद है, क्योंकि विद्या के लिए आलय अर्थात जहां विद्या प्राप्त की जाती है वह स्थान क्या कहलाता है, विद्यालय। जहां विद्या प्राप्त की जाती है उस स्थान को हम विद्यालय कहते हैं। तो ये इतना वाक्य जो था ना, उस वाक्य का एक ही शब्द बन गया विद्यालय। तो वो समस्त पद जो बना है वो संक्षिप्त हुआ है, वो किस कारण से हुआ है, समास के कारण से हुआ है। ये हम जान पाए हैं शाब्दिक अर्थ कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, संक्षिप्तीकरण करना या छोटा रूप बनाना। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा यानी किसे कहते हैं समास। व्याकरणिक दृष्टि से हम देखें तो समास की परिभाषा बनती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, समास कहते हैं। समास युक्त पद को ही समस्त पद भी कहते हैं, समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है। समास करते समय, समास करते समय कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। देखो इसकी परिभाषा देखते हैं तो क्या बनती है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। शब्द कम से कम कितने होते हैं, दो, और दो से कितने भी अधिक हो सकते हैं।
उनको जब हम जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, उनका एक शब्द बना देते हैं, तो वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और वो समास युक्त पद ही जो शब्द बन रहा है ना, उसे हम पद कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह वाक्य में प्रयोग युक्त है, अर्थात उसमें दो या दो से अधिक शब्द हैं, वो पद बन जाता है। तो समास युक्त पद को ही हम क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या दिया जा सकता है? उसे समस्त पद भी कहा जा सकता है। इसमें जब अपन समस्त पद बनाते हैं तो जो कारक चिन्ह आते हैं, उन कारक चिन्हों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उदाहरण से आप अधिक समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं, जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली। अब कितने शब्द हैं इसमें? देखिए, चंद्रमा के समान मुख वाली, 1 2 3 4 5 शब्द हैं। अब ये जो आ रहा है, ये क्या है? ये कारक चिन्ह कहलाता है ना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध का के की का के आ रहा है ना, संबंध कारक है, तो कारक चिन्ह है यहां पर। इसके साथ साथ में जो 5 शब्द आए हैं उनको हम मिलाकर एक पद बना देते हैं, और वो क्या बन जाता है? चंद्रमुखी। यही बनता है ना? क्या बनता है? चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। तो अब यहां पर देखिए, ये एक पद बना है, तो इस पद को हम क्या कहते हैं? समस्त पद। इसको क्या कहा जाता है? समस्त पद। और जो ये 5 शब्द थे, यदि मान लीजिए ये आ जाए, तो इसको कैसे खोलेंगे? इस प्रकार से, यानी सारे शब्द अलग अलग हो जाएंगे, कारकों का प्रयोग हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे समास विग्रह। ये क्या कहलाता है? समास विग्रह। यानी कह सकते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह किसे कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं समस्त पद को, समस्त पद को नियमानुसार पृथक करना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल, जैसे शब्द आ रहा है, समस्त पद है हवन सामग्री, सामग्री, हवन सामग्री, ये एक शब्द है। तो इसका विग्रह जब हम करते हैं, समस्त पद है, इसका विग्रह करते हैं, तब बनता है हवन के लिए, हवन के लिए सामग्री, सामग्री। तो ये जो 4 शब्द बन गए, ये 4 शब्द जो हमने नियमानुसार इसे पृथक किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समझ में आया? समास विग्रह कहते हैं। और जब इसका एक पद बना देते हैं तो वो कहलाता है समास या समस्त पद। तो ये तो है समस्त पद, और ये क्या कहलाएगा? समास विग्रह। जैसे ऊपर वाले उदाहरण में देखते हैं, तो ये तो है समास विग्रह, और ये क्या है? समस्त पद। इसे समास भी कह सकते हैं, समस्त पद भी कह सकते हैं। समझ में आया आपको? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा रूप या संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण, ये तो शाब्दिक अर्थ होता है। यदि इसको हम अलग करें, समास को अलग करें, इसमें कौन कौन से शब्दों से मिलकर यह बना है, तो ध्यान दीजिए, इधर क्या है? सम और आस। सम इसमें उपसर्ग है। सम का मतलब होता है सम्यक या भली भांति, ठीक ढंग से, अच्छी तरह, ठीक है। और आस का मतलब बैठाना, अच्छी तरह, बिल्कुल पास पास में बैठाना, इसका शाब्दिक अर्थ निकल जाता है। तो शाब्दिक अर्थ के रूप में निकलता है छोटा रूप करना, संक्षिप्त करना, संक्षेप करना या संक्षिप्तीकरण, ये इसका शाब्दिक अर्थ है।
परिभाषा यदि देखें तो परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसमें ध्यान रखना क्या आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्द, वर्ण नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। समास युक्त जो पद बनता है ना उसे हम क्या कहेंगे, समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, समस्त पद बनाते समय कारकों का या कारक चिन्हों का इसमें क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो ये आप समझ पाए होंगे समास किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रकार या इसके भेद, समास के भेद कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। परिभाषा, शाब्दिक अर्थ, समास विग्रह, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में आइए हम देखते हैं समास के प्रकार, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। समास के प्रकार। समास हिंदी व्याकरण में 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको बताता हूं। पहला है अवयवी भाव समास। पहला कौन सा है, अवयवी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तीसरा है वह है कर्मधारय, कर्मधारय समास। चौथा है द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास। पांचवा है द्विगु समास, द्विगु समास। और छठा है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। तो कितने हो गए भेद, 6 भेद हो गए। अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। अब देखो हर शब्द का मैं बार बार हर वीडियो में एक ही बात बताता हूं, हर शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। वह अर्थ उसी शब्द में निहित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शाब्दिक अर्थ कहते हैं। इसी से ही हम इसकी परिभाषा निकाल सकते हैं, इसी से ही, इस शब्द से ही हम पहचान कर सकते हैं कि यहाँ कैसे हम खोज करें कि यह समास है या नहीं है। देखो समास करते समय या समास को समझने से पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कोई भी पद होगा, समस्त पद होगा, उसके 2 क्या होंगे, पक्ष होंगे या 2 पद होंगे। एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। कम से कम 2 पद उसमें जरूर मिलेंगे। तो उस 2 पदों को हमें पहचानना है। पूर्व पद का मतलब क्या होता है, पहले जो पद आया है, और उत्तर पद का मतलब जो बाद में पद आया है वो उत्तर पद कहलाता है। अब देखिए यहां से हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। कर लिया डिवाइड। अब पहचान करते हैं। देखो इसमें पूर्व पद क्या है, अवयव। इसमें पूर्व पद क्या है, तत्। इसमें पूर्व पद क्या है, कर्म। इसमें पूर्व पद क्या है, द्वय। और इसमें पूर्व पद क्या है, द्वि। और इसमें पूर्व पद क्या है, बहु। अब देखिए अवयवी भाव, ये समास ये कहता है कि पूर्व पद में अवयव हो। क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए। वहां पर अवयवी भाव समास है। अवयव से अभिप्राय जानते हैं। देखो इसमें भी 2 हैं, ए और व्यय। ए मतलब नहीं, व्यय मतलब खर्च होता, अर्थात जिस पर किसी कारक काल आदि का, लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाता है, अवयव कहलाता है। तो जो अवयव पूर्व में आए, कहाँ आए, पूर्व पद में आए, तो वहां निश्चित होकर आप क्या कर सकते हैं, अवयवी भाव समास कर सकते हैं।
इसको पहचान लीजिए। तत्, तत् मतलब उसके, पुरुष, उस पुरुष के जैसे। अब उस पुरुष के जैसे मतलब उत्तर, पुरुष कौन सा? उत्तर में, उस उत्तर में, यानी कहने का अभिप्राय है इसमें उत्तर पद जो है, उत्तर पद क्या है? प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। या इस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें विग्रह में कारकों का प्रयोग किया जाता है, कारकों का प्रयोग होता है, यानी कि समस्त पद जो होगा ना उसमें लुप्त होंगे कारक, और जब विग्रह करेंगे तो उसमें कारकों का प्रयोग हो जाता है। क्रमधार्य, कर्म को धारण करने वाला कर्मधार्य है, कर्म को धारण करने वाला कर्मधार्य है। यानी हम कर्म को किस प्रकार से समझ सकते हैं? इसमें दो भाव मिलेंगे आपको, एक तो विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्य भाव, और दूसरा मिलेगा इसमें आपको उपमान उपमेय भाव, उपमान उपमेय। यानी कहने का मतलब पूर्व पद तो विशेषण हो या फिर उपमान हो, उत्तर पद विशेष्य हो या उपमेय हो, तो वहां पर कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। चौथा देखते हैं द्वंद्व। अब देखो ये जो उत्तर पद है, पूर्व पद है, उत्तर पद के समान ही है, ये भी द्वय है और ये भी द्वय है। मान लीजिए कि बीच में ये योजक चिन्ह है, आधा न जो दिखाई दे रहा है, एक डंडी सी दिखाई दे रही है जो लगता है कि योजक चिन्ह है, तो कहने का मतलब दोनों पद इसमें क्या है? समान है, दोनों पद इसमें समान है। तो जिसमें दोनों पद समान होते हैं वो कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है। द्विगु समास, द्विगु समास यहां पर देखिए पूर्व पद में द्वि शब्द आया है, द्वि, द्वि का मतलब क्या होता है? दो, यानी दो क्या है? संख्या है। तो कहने का मतलब पूर्व पद यदि संख्यावाची होता है तो वहां पर कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। क्या होगा भाई? संख्यावाची होगा। पूर्व पद संख्यावाची होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। बहुव्रीहि समास, यहां पर देखिए पूर्व पद में क्या है? बहु, बहु मतलब बहुत से, व्रीहि मतलब चावल, बहुत से चावल। जिस प्रकार से चावल की पहले पौध तैयार की जाती है, फिर उस स्थान से उसे उखाड़ कर दूसरे खेत में उसको बोया जाता है और फिर वहां वह पकता है, किसान उसको काट कर मंडी में बेचता है, यानी तीसरा उसका उपभोग करता है। पहले को नहीं मिला, दूसरे को नहीं मिला, तीसरा ही उसका उपभोग करता है, यानी अन्य व्यक्ति उसका उपभोग करता है। उसी प्रकार से जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद प्रधान होता है, यानी कि कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, कहने का मतलब तीसरा अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? तीसरा अर्थ, अन्य पद की इसमें प्रधानता होती है, अन्य पद प्रधान होता है, या कहें तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ। तीसरे अर्थ के लिए ये रूढ़ हो जाता है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो एक बार सरसरी तौर पे हमने 6 समास समझ लिए हैं। अव्ययी भाव समास कहाँ होता है? जहां पूर्व पद अवयव होता है। अवयव में देखो उपसर्ग भी आते हैं, उपसर्ग भी अपने आप में अवयव हैं। अवयव जैसे यथा, यावत, तावत, भर, शक, ये बे, ते, ये क्या हैं? ये उपसर्ग और आपके अवयव हैं, इनका प्रयोग होता है। और जब समान शब्द एक साथ आ जाए ना दोनों जगह ही, पूर्व पद में भी उत्तर पद में भी, तो पूर्व पद जो आ रहा है वह क्या बन जाता है? अवयव बन जाता है, तो वहाँ भी अवयव हो जाता है। तो पूर्व पद अवयव होता है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास। जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी कहने का मतलब कारक चिन्ह लुप्त होते हैं और विग्रह करते समय कारक चिन्ह आ जाते हैं, कारकों का प्रयोग हो जाता है, तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है।
क्रमधारय जो क्रम को धारण करता है वो क्रमधारय समास कहलाता है, अर्थात इसमें विशेषण विशेष्य भाव या उपमान उपमेय भाव स्थित होता है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद समान होते हैं। द्विगु समास जिसमें पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात कह सकते हैं कि कोई तीसरे अर्थ के लिए वह रूढ़ हो गया है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर नाम लेते ही हमें कौन याद आ जाता है, क्या अर्थ प्रतीति होती है, होती है गणेश। क्यों? क्योंकि वह गणेश के लिए वह शब्द रूढ़ हो गया है, अन्य अर्थ के लिए रूढ़ बन गया है, इसलिए वहां पर कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास होता है। तो ये समझ में आया होगा आपको, एक सरसरी तौर से आपको मैंने ये समझा दिया है। अब 1 बाय 1 करके समझते हैं, एक एक को विस्तार पूर्वक जानते हैं। पहला अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? 3 बिंदु लेते हैं अपन। देखो, पहला बिंदु, पूर्व पद अवयव हो। नंबर 2, पूर्व पद उपसर्ग हो। नंबर 3, शब्दों की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, तो वहां कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास होता है। 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला पद क्या होना चाहिए? पूर्व पद क्या होना चाहिए? अवयव होना चाहिए। जैसे यथा, यावत, भर, तावत, तथा। ये क्या है? ये सारे पूर्व पद अवयव हैं। पूर्व पद उपसर्ग, उपसर्ग में जैसे विदेशी लेते हैं बे, शब, इसी प्रकार से ला, इसी प्रकार से उपसर्ग हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उनमें जैसे उप, निर, आ, ये क्या है? उपसर्ग है। इनको उपसर्ग कह सकते हैं। उपसर्ग पहले पद में होने चाहिए। शब्दों की आवर्ती, शब्दों की आवर्ती का मतलब एक ही शब्द 2 बार आए, जैसे पास पास, ठीक है, दिनों दिन, दिनों दिन। अब यहां पर देखिए दिन दिन आवर्ती हो रही है, यहां देखिए पास पास आवर्ती हो रही है ना। तो ये पूर्व पद जो है ना, पहला वाला शब्द जो है, ये क्या बन जाता है? ये भी एक अपने आप में अवयव बन जाता है। तो यहां पर कौन सा समास होगा? अवयवी भाव समास होगा। समझ में आया आपको? 3 बातें ध्यान में रखनी है, 3 नियम अवयवी भाव समास समझने के लिए ध्यान में रखनी है। और वो कौन कौन सी हैं? पूर्व पद क्या होना चाहिए? अवयव होना चाहिए। दूसरा, पूर्व पद क्या होना चाहिए? उपसर्ग होना चाहिए। या तीसरा हम देखें तो क्या होना चाहिए? शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए, यानी एक ही शब्द 2 बार आना चाहिए, तो पूर्व पद अवयव बन जाता है। तो वहां पर कौन सा होगा? अवयवी भाव समास होगा। अब ये समझ लिए, तो अपन उदाहरण देखते हैं इसके अवयवी भाव समास के। उदाहरण में यथाशक्ति,
पहले पद में क्या आ रहा है? यथा आ रहा है ना। यथा क्या है? अवयव। तो निश्चित हो जाइए कि वहां क्या है? अव्ययी भाव समास है। निश्चित हो जाइए। क्यों? क्योंकि पूर्व पद में क्या आ रहा है? यथा, यानी एक अवयव आ रहा है, और अवयव किसमें आता है? अव्ययी भाव समास में ही आता है। इस बात को ध्यान रखें। अब इसका विग्रह करते हैं। तो यथा क्या है? अनुसार को, यानी समानता को या अभिव्यक्त करने वाला है। तो क्या होगा इसका? शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से यथावसर। अब बताओ, आप बताओ इसका क्या करोगे? अवसर के अनुसार। अवसर के अनुसार। यथा योग्य, इसका क्या करोगे? योग्यता के अनुसार। योग्यता के अनुसार। यथाक्रम। यथाक्रम तो क्या हो जाएगा? क्रम के अनुसार। कर सकते हैं आसानी से। यावत जीवन। यावत जीवन, यहां पर देखिए जय हो रहा है ना। ये संधि अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, दो तीन वीडियो पहले। उसमें बताया था ना आपको, जय आगे जय आ जाने पर तय का भी जय हो जाता है, तयकार संधि में बताया था। तो यहां यावत, यावत क्या है? अवयव है, पूर्व पद में आया है, तो निश्चित है अव्ययी भाव समास है। यावत पर्यंत यानी तक को अभिव्यक्त करता है, तो ये हो जाता है जीवन पर्यंत। ठीक है। भरसक। भरसक, भर उपसर्ग है, सॉरी अवयव है, तो क्या बन जाएगा? शक भरने तक। शक भरने तक। भरपेट। भरपेट क्या करोगे? पेट भरने तक। पेट भरने तक, भरपेट। तो यहां पर ये क्या आ रहे थे? ये अवयव आ रहे थे। अवयव अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे आपको, अवयव को किस प्रकार से हमें अभिव्यक्त करना है। अब पहले पद में उपसर्ग तो कैसे करें? जैसे आ गया आजन्म, तो यहां आ क्या है? उपसर्ग है। निश्चिंत हो जाइए कि वहां क्या होगा? अव्ययी भाव समास ही होगा, क्योंकि उपसर्ग पहले है तो वहां अव्ययी भाव समास होगा। अब इसका अर्थ देख लीजिए क्या आता है? पर्यंत होता है, तक होता है, तो क्या हो जाएगा? जन्म पर्यंत। ठीक है, जन्म पर्यंत। आजीवन क्या करोगे विग्रह? जीवन भर या जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत। आजानु बाहु। आजानु बाहु, ये बहुव्रीहि समास में भी आता है, ध्यान रखना। आजानु बाहु, यहां आ क्या आ रहा है? उपसर्ग है ना। जानू मतलब घुटने, बाहु मतलब भुजाएं, घुटनों तक लंबी भुजाएं। घुटनों तक लंबी भुजाएं, तो आ का यहां अर्थ आ रहा है घुटनों तक लंबी भुजाएं। ठीक है, और लेते हैं जैसे उपवन।
ये समीप अर्थ देता है उप, तो क्या हो जाएगा, वन के समीप। छोटा भी अर्थ देता है, जैसे उपसर्ग, सर्ग से छोटा। इसी प्रकार से निर्जन, निर्जन तो निर रहित अर्थ देता है, जन रहित, ठीक है। दुर्जन, दूर आ गया, उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, बुरा जन। दुर मतलब बुरा। इसी प्रकार से और लेते हैं, निर्धन, धन रहित। बेलगाम, बे उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा इसका, लगाम रहित। बेशर्म, क्या हो जाएगा, शर्म रहित। लाइलाज, इलाज रहित। अनुरूप, रूप के अनुसार, यानी ये उपसर्ग के हैं, यानी पूर्व में क्या आ रहे हैं, उपसर्ग आ रहे हैं। और देखते हैं हम, जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो शब्दों की पुनरावृत्ति में हम कैसे करेंगे। ये उदाहरण जितने आप अभ्यास करेंगे, उतने ही हल करेंगे, उतने ही आपको यह क्लियर होता जाएगा, आपको समझ में आता चला जाएगा। पुनरावृत्ति में देखते हैं, जैसे बीचों बीच, तो विग्रह करेंगे तब होगा बीच ही बीच में, बीच ही बीच में। दिनों दिन, दिनों दिन, दिन के बाद दिन। रातों रात, रातों रात, रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। धड़ाधड़, धड़ के बाद धड़। यानी कहने का अभिप्राय आप समझ में आ रहा होगा, यहां शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इस कारण से यहां पर कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये था आपका अव्ययी भाव समास। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। बहुत से मैंने उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, आपको समझ में आए होंगे। इसी आशा के साथ में मैं इसको यही समाप्त करता हूं। कल अगले वीडियो में हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।